नमस्कार बच्चों। कर चले हम फिदा कविता हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी अभी 15 अगस्त बीता है और 15 अगस्त आने पर क्या होता है, देश के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होती हैं, हमें बहुत कुछ याद आने लगता है। और ऐसे समय में अगर हम कर चले हम फिदा पढ़ रहे हैं कविता, तो सच में वो सारी घटनाएं याद आ जाती हैं कि किस प्रकार सैनिक जो हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं और खड़े रहते हैं। न ठंड में कम गम है, न गर्मी का गम है, कोई भी मौसम हो वो अपने पथ पे डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, बने रहते हैं। तो ये जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं वो युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। आपको हमने बताया था कि ये कविता कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित है, जो मशहूर शायर थे, आजमगढ़ के रहने वाले, जिन्होंने हकीकत फिल्म में इस गीत को लिखा था, जो काफ़ी मशहूर हुआ, जिसे काफ़ी प्रसिद्धि मिली। क्योंकि उस समय जब भारत और चीन में लड़ाई हो रही थी तो कैसे इन्होंने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसका वर्णन है। और ये सैनिकों की आवाज़ है और सैनिक अपनी आवाज़ से आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि हमने तो अपने देश की रक्षा कर ली अपनी जान की बाजी लगाकर, अब तुम्हारे हवाले है ये वतन साथियों। तो वतन किसे कहते हैं? वतन मतलब हमारी जन्मभूमि। तो आप देखते ही होंगे कि सैनिक किस प्रकार हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। तो जब युद्ध होता है तो हम लोग सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ये हम लोग वैसा सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी जान की बाजी लगाकर हिमालय की रक्षा करना, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करना, ताकि हमारे देश के प्रति कोई आँख भी उठा के देख नहीं सके। ठीक है ना। तो कर चले हम फिदा ये कविता वही है जिसमें सैनिकों की भावनाओं को यहाँ स्पष्ट किया गया है, दिखाया गया है, आपको समझाया गया है कि किस प्रकार सैनिक सोचते हैं और आने वाले सैनिक या आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को एक संदेश देते हैं, प्रेरित करते हैं कि हमें भी उसी प्रकार डटे रहना है, हमें भी उसी प्रकार खड़े रहना है अपने देश के लिए। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से सरसरी निगाह डालते हैं इस पर, एक बार ध्यान देंगे। कविता का नाम कर चले हम फिदा, रचनाकार कैफ़ी आज़मी, खड़ी बोली हिंदी की कविता है। फिदा मतलब बलिदान, हमने लाल से उसको अंडरलाइन किया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, आगे पढ़ने के पहले एक बार हम लोग इसे दोहरा लेते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, साथियों मतलब आने वाली पीढ़ी, आने वाले सैनिकों को बताया गया है कि अब तुम्हारे हवाले ये वतन मतलब ये मातृभूमि को अब तुम्हारे हवाले करके हम लोग जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस कैसे थमी? जब वहाँ लड़ाई हो रही थी, बर्फ़ के ऊपर ये लोग जब लड़ रहे थे, तो उस समय ठंड के कारण सांस लग रहा था इन लोगों का रुक रहा है, नब्ज नाड़ियाँ जो हैं वो जम रही थी, फिर भी इन्होंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सर भी कटे, अर्थात हम बलिदान भी हम लोगों ने दिया, लेकिन इसका कोई गम नहीं। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, फिर भी हमने हिमालय के सर को मतलब हिमालय पर आँच नहीं आने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, मरते मरते रहा बाकपन साथियों मतलब मरते मरते दम तक हमने जान की बाजी लगा दी। बाकपन मतलब उत्साह और जोश बना रहा सैनिकों में। मरते दम तक मतलब वो उन्होंने रण क्षेत्र छोड़कर पीछे वो उन्होंने देखा नहीं, भागे नहीं वे लोग, बल्कि जोश और उत्साह उसी प्रकार बना रहा
ताकि देश की रक्षा की जा सके, किस प्रकार देश को बचाया जा सके, दुश्मनों से किस प्रकार अपने देश की रक्षा की जा सके, इसके लिए मरते मरते तक उनके अंदर जोश बना रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए कवि का कहना है कि अब तुम्हारे हवाले वतन मतलब मातृभूमि, जन्मभूमि। अब ये जो जन्मभूमि है अब तुम्हारे हवाले करके हम लोग जा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही जोश और उत्साह के साथ खड़े रहना है, बने रहना है। तो मरते मरते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मरते मरते एक ही शब्द, एक ही तरह के शब्द, एक ही अर्थ वाले दो बार आ रहे हैं, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें है। खड़ी बोली हिंदी की कविता है, से वीर रस की भावना उत्पन्न हो रही है। रस इसमें कौन सा है? तो वीर रस है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब तक हम लोग पीछे वाले पद्यांश को समझेंगे नहीं, तब तक आगे हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं बात आएगी, और तारतम्य भी नहीं रहेगा। अब हम लोग दूसरे पद्यांश को देखते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं दूसरे पद्यांश को। अभी हमने पहले पद्यांश को एक बार और दोहराया है। अब दूसरे पद्यांश को देखते हैं कि कैसे सैनिकों ने अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया है, उत्साह बढ़ाया है, जोश दिखलाया है, और कैसे अपने बलिदान को उन्होंने सही साबित किया है, और वो बलिदान को उन्होंने अपने बलिदान को सफल बनाया है। तो कवि का कहना है भाषा में कितनी चित्रात्मकता है, इसको देखना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कवि का कहना है कि मनुष्य या यहाँ जो सैनिक हैं, सैनिकों के या आम आदमी के जिंदा रहने का बहुत समय है। अर्थात कवि का मानना है कि मनुष्य को जिंदा रहने के बहुत अवसर मिलते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। लेकिन देश के लिए बलिदान देने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। देश के लिए जान की बाजी लगाने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। जान देने की रुत, ऐसे ही जान नहीं देना है, बल्कि देश के लिए जान देना है। तो इसके पहले भी आपने मनुष्यता कविता से क्या सीखा है कि हमें दूसरों के लिए कार्य करना है, दूसरों की भलाई करनी है, परोपकार का कार्य करना है। तो यहाँ भी कवि का ये कहना है कि हम यहाँ देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। तो देश के लिए बलिदान देने का समय कभी कभी आता है। तो आज वो बलिदान का समय आ गया है। हुस्न जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत मतलब समय, जान देने का समय रोज आता नहीं है, बलिदान देने का समय रोज आता नहीं है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। तो कवि का कहना है कि आज तो सैनिकों के बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ होकर अपने देश की रक्षा नहीं करता है, वो सैनिक हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। इसके कई तरह से अर्थ निकल सकते हैं। हुस्न मतलब सुंदरता, इश्क मतलब प्रेम, दोनों को रुसवा करें। तो आज वो सैनिक जो हुस्न और इश्क, इसके देश के सौंदर्य और प्रेम को, देश के सौंदर्य को जो बदनाम करेगा, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो नौजवान सैनिक, वो नौजवान कैसा, वो जवानी कैसी जिसके खून में जोश नहीं है, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो जवान कैसा जो खून से लथपथ होकर अपनी धरती की रक्षा नहीं करता।
आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो कवि का कहना है कि आज जो धरती है वो सैनिकों के खून से दुल्हन बन गई है। दुल्हन का क्या होता है कि दुल्हन के मांग में सिंदूर होता है, वो लाल वस्त्र धारण किए हुए होती है। इसलिए धरती की तुलना दुल्हन से इसलिए की गई है कि सैनिकों के बलिदान से ये धरती जो है वो दुल्हन का रूप ले ली है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसलिए इस दुल्हन की, इस धरती की रक्षा करना सैनिकों का ही कर्तव्य है। इसलिए सैनिकों का साथियों से कहना है कि यह देश अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी होगी। ठीक है। कवि का क्या कहना है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती ना। इसमें आपको लगेगा कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, मतलब सुंदरता और प्रेम दोनों को बदनाम करना, रुसवा करें। वो जवानी मतलब जो जवान व्यक्ति होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो इसका 2-3 तरह से आप अर्थ निकाल सकते हैं कि वो हुस्न और इश्क के जाल में न पड़ के, उसे बदनाम न करके, वो अपनी खून से इस धरती की रक्षा करें। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, या जो हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे से तात्पर्य है कि जो धरती के सुंदरता और धरती के प्रेम को बदनाम न करे। वो नौजवान कैसा जो इस धरती के प्रेम और ये सुंदरता को बदनाम करता हो, वो जवान कैसा, वो नौजवान कैसा जो अपनी खून से इस धरती माँ की रक्षा न करता हो। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो नौजवान कैसा जिसके खून में जोश नहीं है, उबाल नहीं है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। इसलिए आज उन सैनिकों के खून से धरती जो है वो दुल्हन का रूप ले ली है साथियों। इसलिए इस दुल्हन की रक्षा करना अब हम सभी का कर्तव्य है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए इस दुल्हन की रक्षा करना, इसकी लाज बचाना सैनिकों का ही कर्तव्य है। इसलिए आने वाले सैनिकों को उन्होंने ये कहा है कि अब तुम्हारे हवाले है ये वतन, अर्थात ये मातृभूमि अब तुम्हारे हवाले करके हम लोग जा रहे हैं। इस मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना होनी चाहिए। इस मातृभूमि के रक्षा में हमें जान की बाजी लगा देनी चाहिए। कवि का यही कहना है, और जान की बाजी लगाकर उन्होंने रक्षा भी की है भारत और चीन की लड़ाई के समय। इसलिए उस जीत को हासिल करने में जो भावनाएं उनके मन में उठती हैं, उन भावनाओं को कवि ने कविता का, गीत का रूप दिया है। यहाँ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है और फारसी और उर्दू शब्दों के साथ इसका प्रयोग हुआ। आप देख ही रहे हैं, कैफ़ी आज़मी उर्दू के मशहूर शायर थे जिनकी मृत्यु हो गई। तो और ये कविता सैनिकों के बलिदान के ऊपर लिखी गई है, भारत और चीन की लड़ाई के ऊपर लिखी गई है, जिसमें सैनिकों ने देश की रक्षा की है, जीत हासिल की है और आने वाले सैनिकों को प्रेरित किया है। इसलिए भाषा में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है और ये गीत भी बहुत सुंदर बनी हुई है, जिसे गाया भी गया है। 15 अगस्त, 26 जनवरी में हम लोग हमेशा ही सुनते हैं, स्कूल में भी सुनते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब ध्यान देंगे इस गाने के ऊपर। बहुत ही अच्छा, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे सैनिकों ने रक्षा की है, कैसे सैनिकों की अपेक्षाएं हैं आने वाली पीढ़ी से। अपेक्षा मतलब आप समझ रहे हैं, आशाएं हैं कि कैसे हम अपने देश की रक्षा, उन्होंने हंसते हंसते आत्म बलिदान कर दिया। वैसे ही आने वाले सैनिक भी अपना सर्वस्व, तन मन धन लुटाकर अपने देश की रक्षा करें। ठीक है।
आपने समझ लिया होगा। इस पद्यांश को बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है और तब आगे बढ़ना है। 2 पद्यांश ख़त्म हो चुका है। दोनों पद्यांश को खूब ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें है जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। हुस्न मतलब सुंदरता, इश्क मतलब प्रेम, रुसवा मतलब बदनाम। तो मनुष्य जो है इस सुंदरता और प्रेम को बदनाम न कर दे। वो नौजवान आदमी इस सुंदरता और प्रेम को बदनाम न करते। इसलिए कवि कहते हैं कि वो नौजवान कैसा, उस नौजवान का खून कैसा, जिसके खून में गर्मी नहीं, जोश नहीं, उत्साह नहीं, बलिदान की भावना नहीं। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में दूसरे पद्यांश को पढ़ेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसे फिर से दोहराया जाएगा। धन्यवाद।